नमस्कार छात्रों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने हमारे पाठ्यक्रम में लगाया हुआ अगला जो पाठ है यात्रा वर्णन, जिसको लिखा है विष्णु प्रभाकर जी ने, और इस यात्रा वर्णन का शीर्षक जो है या नाम जो है झीलों का देश, इस रूप में लिखा गया है। अब तक हमने इस यात्रा वर्णन में इसके जो लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी, उनका लेखक परिचय हमने देख लिया है। आज हम इनके द्वारा लिखा हुआ जो ये यात्रा वर्णन है, इसको थोड़ा सा मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। इसमें जो भी कुछ बातें लिखी गई है विस्तार से आपके सामने रखूंगा, और उसके पश्चात हम इसको थोड़ा सा विश्लेषित करने वाले हैं। अर्थात इस यात्रा वर्णन में कुछ ऐसे जगहों के नाम हैं, कुछ ऐसे पेड़ों के नाम हैं, कुछ ऐसे स्थितियों के नाम हैं जिसके आधार पर आपको ये यात्रा वर्णन जो है स्पष्टीकरण के आधार पर समझना है। सबसे पहले हम इस यात्रा वर्णन में विष्णु प्रभाकर जी ने जो भी कुछ लिखा है, उन्होंने अपने प्रतिभा के बल पर जो भी कुछ शब्द रचना वहाँ पे की है, उसको थोड़ा सा आपके सामने रखूँगा। पूरा यात्रा वर्णन समाप्त होने के बाद इसमें आए हुए जो संदर्भ है, आए हुए जो नाम है, आए हुए जो स्थितियां हैं, उसको थोड़ा सा मैं विश्लेषित करूंगा, और उसके आधार पर मुझे लगता है कि ये यात्रा वर्णन पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। सब पहले बता देता हूं कि ये यात्रा वर्णन जो है हमारी कश्मीर घाटी जो है या उत्तर की तरफ का जो हिमालय हिम शिखर है, इसके ऊपर लिखा गया है। हिमालय से बहती हुई जो छोटी छोटी नदियां हैं, उसको लेकर झील के रूप में या झीलों का देश के रूप में विष्णु प्रभाकर जी ये यात्रा वर्णन लिखते हैं। सबसे पहले हम इसमें लिखी हुई बातें थोड़ी सी देखेंगे, उसके बाद इसका विश्लेषण करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं झीलों का देश। इस यात्रा वर्णन में विष्णु प्रभाकर जी ने क्या क्या लिखा है या उसका वर्णन किस प्रकार किया है। देखिए, यात्रा वर्णन से तात्पर्य यह है कि आप किसी शहर पर चले जाते हैं या शहर पर जाने के बाद वहाँ पर जो भी कुछ देखते हैं, और देखने के बाद वहाँ के जो अनुभव है, उन अनुभवों को आप कागज पर उतारते हो, तब वो यात्रा वर्णन बन जाता है। विष्णु प्रभाकर भी जो है झीलों का देश कहे जाने वाले कश्मीर घाटी में गए हैं, और जाने के बाद उन्होंने वहाँ जो भी कुछ सौंदर्य देखा, प्रकृति की अरुणिमा देखी, या प्रकृति ने मौजूद जो सौंदर्य है उसको उन्होंने महसूस किया, और उन्होंने उसी सौंदर्य को जो है इस रचना में, इस यात्रा वर्णन में शब्दबद्ध किया है। आज हम उसी को थोड़ा सा देखेंगे। विष्णु प्रभाकर जी लिख रहे हैं, देखिए, झीलों का देश यात्रा वर्णन। अभी अभी उस भूस्वर्ग से लौटा हूं, सहसा एक घटना याद हो आई है। कई वर्ष पूर्व विश्व का भ्रमण करने वाले जर्मन पर्यटक से भेंट हुई थी। लेखक कह रहे हैं कि अभी अभी मैं भूस्वर्ग जिसको कहा जाता है, कश्मीर की घाटी जिसको कहा जाता है, वहां से लौटा हूं, और एक घटना याद आती है कि कई वर्ष पहले विश्व का भ्रमण करने वाले एक जर्मन पर्यटक से मेरी मुलाकात हुई थी। वह 44 वर्ष से निरंतर घूम रहे थे। वो जो जर्मन पर्यटक था, पिछले 44 वर्ष से वहां घूम रहे थे, या पूरे विश्व में घूम रहे थे। शरीर वृद्ध हो आया था, आंखों की ज्योति क्षीण हो चली थी, अर्थात आंखों से अब थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा था, लेकिन क्षीण नहीं हो रहा था उनका उत्साह। लेखक बता रहे हैं कि एक जर्मन पर्यटक जो उम्र के हिसाब से वहां पे अब वृद्ध होता चला जा रहा है, और उनकी आंखों की रोशनी भी थोड़ी सी कम होती जा रही है, लेकिन आंखों की रोशनी कम होते हुए भी उनका उत्साह जो है वहां पे कम नहीं हो रहा था। मैंने उनसे एक दिन कहा, आंखों की ज्योति इस तरह क्षीण होती रही तो आपकी यात्रा आप समाप्त हो जाएगी। अर्थात लेखक ने जब उस पर्यटक से ये बात की कि कहा, आपकी अगर रोशनी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी तो आपकी यात्रा भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तो दृढ़ स्वर में उस वृद्ध पर्यटक ने जो उत्तर दिया था वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहता है, यदि मेरी यात्रा रुक गई तो मैं निश्चय ही
अंधा हो जाऊंगा। वो कह रहा है, वो यात्री कह रहा है कि मेरी यात्रा अगर रुक जाती है तो मैं निश्चय ही अंधा हो जाऊंगा। घूमते रहने से मेरी आंखें ठीक रहती है। वो यात्री कह रहा है कि मैं जितना घूमूंगा उतनी मेरी आंखें ठीक रहेगी। नई नई चीजें देखता हूं तो ज्योति जैसे लौट आती है। अर्थात वो यात्री कह रहा है कि मैं हर जगह पे जो नई नई चीजें देखता हूं उसको देखने के पश्चात फिर से एक बार मेरी रोशनी जो है या आंखों की रोशनी जो है लौट आ जाती है। उस दिन नहीं समझा था, अर्थात उस पर्यटक ने लेखक को जो जवाब दिया था, लेखक ने उस दिन नहीं समझा, लेकिन कुछ दिनों पश्चात वो स्वयं ऐसी जगहों पर गए, पर्यटन के लिए गए या यात्रा करने लगे, तब तो उनको उस उत्तर का अंदाजा जो है, उसका अनुभव जो है वहां पे होने लगा है। उस दिन नहीं समझा था, लेकिन आज निश्चय ही यह कह सकता हूं कि वह सत्य कह रहे थे। लेखक कह रहे हैं कि आज मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि वो आदमी जो है, वो पर्यटक जो है, सही कह रहा था। यदि वे महाशय भूस्वर्ग कश्मीर की यात्रा कर सके होंगे तो निश्चय ही उनके नेत्रों की ज्योति सदा के लिए लौट आई होगी। अर्थात लेखक कह रहे हैं, अगर उस पर्यटक ने हमारे देश के कश्मीर घाटी की अगर यात्रा की होगी तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि वहां की लालिमा, वहां का सौंदर्य देखकर उस व्यक्ति की जो है नेत्रों की ज्योति जो है फिर से एक बार लौट आई होगी। राज तरंगिनी के कवि ने लिखा है कि तीनों लोक में रत्नों को पैदा करने वाली धरती सबसे सुंदर है। अर्थात तीनों लोक जो है, पाताल, पृथ्वी और स्वर्ग, इन तीनों लोक में रत्नों को निर्माण करने वाली जो ये पृथ्वी है या ये जो स्थान है कश्मीर वाला, ये बहुत सुंदर है। उसके उत्तर दिशा में कुबेर का लोक है। उससे अधिक सुंदर गिरिराज हिमाचल है। हिमाचल से ही अधिक सुंदर उसकी गोदी में बसा हुआ देश कश्मीर है। अर्थात वो वर्णन कर रहे हैं कि उत्तर की दिशा में कुबेर लोक है, अर्थात कुबेर प्रदेश है या बहुत बड़े अमीरों का देश है। उससे अधिक सुंदर गिरिराज हिमाचल है, अर्थात हिमाचल प्रदेश की बात वहाँ पे की गई है। अर्थात हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है कि बहुत सारे पर्वत स्थितियाँ जो है वहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये पर्वत या गिरिराज जो है वहाँ पे हिमाचल में देखने को मिलते हैं। हिमाचल से भी अधिक सुंदर उसकी गोद में बसा हुआ जो कश्मीर है, कश्मीर से ऊपर पहाड़ियों में हिमाचल प्रदेश है और हिमाचल से ही नीचे जो है वहाँ पे कश्मीर बसा हुआ है। यहाँ की हरित वसना धरती हर क्षण इंद्रधनुष्य के रंगों से आंख मिचौनी खेला करती है। मतलब यहाँ पे जो मौजूद झीलें हैं, इसमें से जो तरंगे उठती है उसके कारण वहाँ पे इंद्रधनुष्य के समान वहाँ पे चमक जो है उठती रहती है। ऊपर हिम शिखर धवल हाथ से बिखरते हैं। मतलब ऊपर जो है, इन झीलों के ऊपर जो है हिम शिखर जो है या पर्वत जो है, उसके ऊपर बिछी हुई जो बर्फ जो है उसके कारण वहाँ पे धवल हाथ से बिखरते हुए दिखाई देते हैं। धवल मतलब सफेद हाथ से बिखरते हुए दिखाई देते हैं। नीचे आंगन में मोती के समान जल वाली कलकल निदाद करती सरिताएं, अर्थात जहाँ पे मैदानी प्रदेश है उस आंगन में जो है कलकल निनाद करती हुई जो बहुत सारी सरिताएं अर्थात नदियाँ और कमल वनों से ढकी नीलवर्णी झीलें खिलवाड़ करती है। और इन्हीं झीलों में जो है कमल वर्ण अर्थात नील कमल जो होता है नीले रंग का, उसके समान जो है सफेद नीले रंग का, वहाँ पे बहुत सारी कमल वनों से ढकी नीलवर्णी झीलें जो है वहाँ पे खिलवाड़ करती है। और रजत वर्ण निर्जल सदा हंसते ही रहते हैं। रजत वर्ण मतलब थोड़ा सा सिल्वर कलर जिसको बोल सकते हैं, उस रूप में ये निर्झर सदा जो है हंसते रहते हैं। इस घाटी में दीर्घजीवी पवित्र चिनार की पूजा होती है। चिनार मतलब बहुत बड़ा वृक्ष होता है और उसकी वहाँ पे वो बहुत सालों तक वहाँ पे जीवित रहता है और ऐसे वृक्ष की वहाँ पे पूजा की जाती है। दीर्घजीवी वृक्ष की वहाँ पे पूजा होती है। सफेदे, चीड़, देवदार, सफेदे मतलब नीलगिरी वृक्ष होता है, चीड़, देवदार, विलो, अखरोट और बादाम के वृक्ष हवा के हिंडोलों में झूले झूला करते हैं। अर्थात यहाँ पे कुछ वृक्षों के नाम दिए हैं। इसमें नीलगिरी वृक्ष है, चीड़ का वृक्ष है, देवदार है, विलो है, अखरोट है, बादाम के वृक्ष है। वहाँ पे बहने वाली हवा के कारण वहाँ पे वो सभी वृक्ष जो है झूला झूलते हैं। केसर की सुरभि, शाली की महक
और फलों की सुगंध हर क्षण मनुष्य का मन लुभाया करती है। केसर से अंकुरित होती वहाँ पे महक जो है वो भी वहाँ पे मनुष्य को लुभाया करती है। और साथ ही साथ वहाँ पे बनने वाले जो फूल है, वहाँ पे आने वाले जो फूल है वो भी मनुष्य को लुभाया करते हैं। किसी दिन यह मेघदूत की यक्ष बालाएं और किन्नर कुमारिकाएं अपने नुपुरों की ध्वनि से देवताओं के दिलों में हिलोरे पैदा करती थी। अर्थात कहा जाता है कि एक समय में यहाँ पे किन्नर कुमारिकाएं रहती थी, यक्ष बालाएं रहती थी, और ये किन्नर कुमारिकाएं, यक्ष बालाएं जो है देवताओं को भी लुभाती थी। यही कालिदास, मम्मट, सोमदेव और क्षेमेंद्र ने लल्लेश्वरी और महजूर ने काव्य की प्रेरणा पाई है। अर्थात हिंदी साहित्य या संस्कृत साहित्य में जो भी आचार्य होकर गए हैं उनके नाम यहाँ पर आए हैं। कालिदास, मम्मट, सोमदेव, क्षेमेंद्र, लल्लेश्वरी और महजूर, इन्होंने यहाँ पे यहाँ की लालिमा देखकर, यहाँ का सौंदर्य देखकर ही उन्होंने वहाँ पे काव्य की प्रेरणा पाई होगी। यही नीलकंठ शंकर का निवास स्थान है। अर्थात शंकर भगवान महादेव का यहाँ पे कैलाश पर्वत है, यहाँ पे वो रहते हैं। सचमुच यह पृथ्वी का नंदन कानन है। लेकर कह रहे हैं कि सही मायने में ये पृथ्वी का नंदन कानन मतलब सुवर्ण स्वर्ग है। इसी प्रदेश में जाने को किसका मन न करता होगा। फिर सैर के शौकीन व्यक्तियों को तो ये बात ही और क्या, मतलब सैर के शौकीन जो लोग होते हैं उनको जरूर इस घाटी में आना चाहिए। जहांगीर ने मृत्यु के पूर्व अंतिम बार यही शब्द कहे थे, कश्मीर और कुछ नहीं। अर्थात जिस समय जहांगीर जो बादशाह था उसने अपने मृत्यु के समय एक इच्छा व्यक्त की कि मेरे मृत्यु के अंतिम समय में मुझे कश्मीर ले जाया जाए। डल झील में अपने हाउस बोट में बैठा हुआ मैं यह सब सोच रहा हूँ और देख रहा हूँ कि धीरे धीरे प्रभात की अनुरिमा पहाड़ियों पर से होकर घाटी में उतरती आ रही है। अर्थात लेखक अब वहाँ पे झील में मौजूद जो हाउस बोट होती है उसमें वो बैठे हुए हैं और धीरे धीरे सुबह की रोशनी जो है, प्रभात की रोशनी जो है अरुणिमा बिखरती हुई पहाड़ियों से होकर घाटी में उतर रही है। मतलब जैसे जैसे सूरज ऊपर आ रहा है वैसे वैसे वो सूरज जो है घाटियों से ऊपर होते हुए झीलों तक उसका प्रकाश वहाँ पे फैल रहा है। कभी कभी कमल वन के बीच तैरती हुई ये श्वेत बत्तखें ऐसी लगती है जैसे कमल पुष्पों को सूर्य का संदेश दे रही है। और इन झीलों में जो घूम रही जो बत्तखें हैं वो पंछी जो है वहाँ पे एक प्रकार से मानो ऐसा लग रहा है कि ये कमल पुष्पों को सूर्य का संदेश दे रही है कि तुरंत ही वहाँ पे सूर्य का आगमन होने वाला है। तो ये बत्तखें इस प्रकार से वहाँ पे घूम रही है। तभी इधर उधर से शिकारे लेकर कश्मीरी नारियां अपने काम पर निकल पड़ती है। शिकारी मतलब आने जाने के लिए वो हाउस बोट होता है, छोटी नाव होती है, वो नाव लेकर जो है वहाँ की कश्मीर नारियां जो है अपने अपने काम पर निकलती है। जैसे ही सूरज होता है, प्रभात होती है, तो लोग जो है वहाँ पे काम पर निकले हैं। और उसी प्रकार कश्मीरी नारियां जो है वो शिकारे लेकर एक बड़ी नाव जो है जिसको हाउस बोट भी कहा जाता है वो लेकर वहाँ पे काम पर निकली हुई है। चारों ओर खेत ही खेत देखता हूँ और देखता हूँ उनमें काम करती हुई इन नारियों को। अर्थात लेखक बोल रहे हैं कि ये नारियां जो है वहाँ पर काम के लिए जा रही है और वो चारों तरफ जब मैदानी प्रदेश में देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे खेत है और उन खेतों में ये नारियां वहाँ पे काम कर रही है। और ये नारियां ही क्यों, कश्मीरी किशोर भी शिकारों पर बैठे झील के वृक्ष पर बहे जा रहे हैं। अर्थात नारियों के साथ साथ वहाँ के कश्मीरी युवक भी जो है, किशोर भी जो है वहाँ पे इस झील के सतह पर बैठकर वहाँ पे बहे जा रहे हैं। कमल वनों में रक्तवर्ण कमल सिर ऊंचा किए खड़े हैं। अर्थात झीलों में बहुत सारे कमल खिले हुए हैं। झील के वृक्ष पर शिकारें बहते ये किशोरिया भी कुछ इन रक्त कमलों जैसे लग रहे हैं। अर्थात ये भी कश्मीरी लड़कियां जो है, कश्मीरी किशोर जो है या युवतियां जो है उन कमलों की तरह ही वहाँ पे सुंदर लग रहे हैं। व्यापारी भी है जो शिकारों पर माल सजाकर नाव में जाकर बेचते हैं। अर्थात इन्हीं झीलों से होते हुए जो फूल उमड़ते हैं उन फूलों को बेचने वाले व्यापारी भी वहाँ पे मौजूद है। एक नाव से दूसरे नाव में वो फूले जो है बेच रहे हैं।
प्रकाश बढ़ रहा है, उसी के साथ साथ वातावरण में भीनी भीनी गूंज उभरती है। दूर किनारे पर आवागमन शुरू हो जाता है और सवेरे की धूप पहाड़ियों पर चमक उठाती है, मानो मुस्कुराकर बधाई दे रही है। झील में पड़ता हुआ उनका प्रतिबिंब घाटी के सौंदर्य को निखार देता है। आकाश के विस्तार में यहाँ वहाँ चपल मेघ शावक निकल पड़े हैं। उनकी परिचर्या झील को और भी मादक कर देती है। तभी पीछे से आकर अब्दुल्ला कहता है, चाय पी लीजिए साहब। अब ये लेखक जो है आगे का सौंदर्य देखकर जो है मंत्रमुग्ध हुए हैं और वो होश में नहीं रहे हैं। वो सभी देख रहे हैं कि जैसे ही सुबह हुई है, कश्मीर किस प्रकार से जीवित हुआ है और वहाँ पे सभी लोग जो है अपने अपने काम पर निकल पड़े हैं। साथ ही साथ झीलों में खिल रहे कमल भी जो है उनको वो देख रहे हैं और उसी में वो वशीभूत हो गए हैं और वो अपने होश में नहीं है। इतने में ये हो जाता है कि उनका जो कर्मी जो है, लेखक का जो अब्दुल्ला नामक जो कर्मी है, वो वहाँ पे आ जाता है और लेखक को कहता है कि चाय लीजिए साहब। चाय पीते पीते मुझे अपने मित्र की याद आ जाती है। जब उस अब्दुल्ला ने लेखक को चाय लाकर दिया, तब चाय पीते पीते लेखक को अपने मित्र की याद आती है। विदेश में किसी झील के किनारे हम खड़े थे। एक बार जब लेखक अपने मित्र के साथ विदेश में गए थे और वो एक झील के किनारे खड़े थे, तब वहाँ पे क्या हुआ था देखिए। तीनों ओर से पहाड़ियों से घिरी वो छोटी सी झील दर्पण सी सुंदर थी। अर्थात जो आईना होता है, दर्पण जो होता है, उसके समान ही वो झील वहाँ पे सुंदर थी। मित्र बोले, कहीं देखी ऐसी सुंदर झील। अर्थात वो उनका जो मित्र था लेखक का, वो उनको पूछता है कि आपने कभी ऐसी सुंदर झील देखी है। मैंने आश्चर्य से 1 मिनट उनकी ओर देखा और कहा, लेखक जो है कश्मीर से होकर वहाँ पे विदेश गए थे और उन्होंने इससे भी सुंदर जो है झीलें कश्मीर में देखी थी। और आश्चर्य से वो उसके प्रश्न का जवाब जो है लेखक अब दे रहे हैं। कहते हैं, मैंने आश्चर्य से 1 मिनट की उनकी ओर देखा और कहा, क्यों कश्मीर गए हो कभी? अपने मित्र को वो विदेश की झील देखकर वो बता रहे हैं कि तुम अगर कभी कश्मीर गए हो, देखी है वहाँ की झीलें, डल, बलर, नगीन, अंचार, मानसबल, गंधारबल, शेषनाग, कौसरनाग, अफरावत, होकरसर आदि प्रकार के कई नाम जब लेखक अपने मित्र को वहाँ पे बताते हैं और कहते हैं कि यहाँ की झीलें अगर तुम देखोगे तो ये झील जो हम देख रहे हैं वो कुछ भी नहीं है। मैं बोलता चला जा रहा था और वो मेरे मुंह की ओर देख रहे थे। अर्थात जब मित्र को लगा कि इतनी सुंदर, इससे भी सुंदर झीलें हो सकती है तो हमारे भारत देश में, कश्मीर में वो है, तो लेखक जब उसको एक के बाद एक नाम बता रहे थे तब वह मित्र जो है लेखक के मुंह की ओर ताकता रहा, वहाँ पे देख रहा है। चेहरे पर एक रंग आता था, एक जाता था। अर्थात जब जैसे जैसे लेखक एक एक झील का वर्णन वहाँ पे कर रहे थे, उनके चेहरे के भाव जो है वहाँ पे उनके मित्र को जो है इस प्रकार से उल्लासित करते थे। एक भाव आता था और एक जाता था। उन्होंने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और कहा, मुझे कश्मीर जाने का अवसर नहीं मिला। तब वहाँ पे उनके मित्र मान गए कि तुम जो ये इतना वर्णन कर रहे हो, मुझे कभी कश्मीर जाने का मौका नहीं मिला। मैंने उत्तर दिया, तब तुम निश्चय ही अभागे हो। अर्थात लेखक बोल रहे हैं कि अगर तुम कश्मीर नहीं गए तो बहुत ही तुम दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अर्थात तुम अभागे हो, नसीब वाले नहीं हो। एक बार अवश्य कश्मीर जाओ, कम से कम झीलें देखने के लिए ही सही। अर्थात अगर तुम्हें कभी मौका मिलता है तो भविष्य में तुम अवश्य कश्मीर जाओ। सोचते सोचते मुझे हंसी आ गई। हम लोगों की ये विशेषता हो गई है कि विदेशों में जाकर अति उत्साह में अपने देश की निंदा करते हैं। अर्थात हमारे यहाँ एक फैशन बन गया है कि भारत की सौंदर्य को छोड़कर या भारत की प्राकृतिकता को छोड़कर हम विदेश की यात्रा पर चले जाते हैं। और हमारे भारतीयों में एक विशेषता पनप रही है कि जब हम विदेश में चले जाते हैं तो हमारे देश की निंदा हम करने लगते हैं। हमारे विदेश जाकर हमारे देश में किस प्रकार की बुराइयां है इसकी निंदा करने लगते हैं। मैं स्विट्जरलैंड नहीं गया, पर एक साहित्यिक बंधु ने कहीं लिखा है, लेखक बोल रहे हैं कि स्विट्जरलैंड भी ही उसी प्रकार से सुंदरता से भरा हुआ देश है। लेखक बोल रहे हैं कि मैं वहां पे नहीं गया, लेकिन एक साहित्यिक बंधु ने, अर्थात एक साहित्यिक ने लिखा है, स्विस दृश्य को देखकर उसका अतिशय सौंदर्य मन में सजीव सा जमता नहीं है। कुछ ऐसा जान पड़ता है कि एक रंगीन चित्र देख रहे हैं। अर्थात
एक लेखक ने वहां पे लिखा है कि वो जब लेखक स्विट्जरलैंड गए थे तो उन्होंने वहां का दृश्य देखकर वहां पे लिखा है कि वहां पे अतिशय सौंदर्य मन में सजीव सा जमता नहीं है। मतलब वहां का सौंदर्य जो है थोड़ा सा उतना सजीव नहीं है जैसे कि वो जिस प्रकार का कोई चित्र होता है उस प्रकार का वही रंगीन चित्र ऐसा वहां पे लगता है। इस पर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु कश्मीर के संबंध में ये निश्चय ही कहा जा सकता है कि वह रंगीन चित्र मात्र नहीं है, सचमुच सजीव है। अर्थात कश्मीर के बारे में अगर स्विट्जरलैंड की तुलना की जाए तो सही मायने में स्विट्जरलैंड चित्र के समान है, लेकिन कश्मीर जो है सिर्फ चित्र न होकर एक सजीव वहां पे रूप में वहां पे खड़ा हुआ है। उसको हम कह सकते हैं, भोग सकते हैं। मतलब कश्मीर में आकर हम उसको जी सकते हैं, भोग सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। 5 मील लंबी और 2 मील चौड़ी इस डल को ही देखता हो, अर्थात डल लेक जो है वहां पे दाल सरोवर जिसको कहा गया है, तो ये 5 मील लंबा है, 2 मील चौड़ा है। इसको जब मैं देखता हूँ जीवन से जैसे उमड़ी पड़ती है, इसमें कमल मुस्कुराते हैं और कुमुदिनी लजाती है। कुमुदिनी मतलब एक कमल के जैसा ही जल पुष्प होता है जो सफेद रंग का होता है, और वो फूल जो है रात में ही खिलता है। उसके तैरते उपवन नाव घर सैलानी को अचरज से भर देते हैं, और रात को जब असंख्य प्रकाश दीप इसमें झांकते हैं तो नंदन कानन की छवि नयनों में भर उठती है। फौलाद भी पंखुड़ियों की तरह रोमांचित हो जाता है। अर्थात ये रात का दृश्य तो और भी नयन रम्य होता है। वहां पे ये जो कुमुदियां वहां पे खिलती है और वो प्रकाश दीप के समान वहां पे नजर आती है, और ये नंदन कानन अर्थात सुवर्ण जो छवियां जो आंखों के सामने उभरती है, फौलाद भी पंखुड़ियों की तरह रोमांचित हो जाता है। अर्थात लोह भी जो है वहां पे फूलों की पंखुड़ियों की तरह रोमांचित हो जाता है। चाय न जाने कब की समाप्त हो गई। अब्दुल्ला ने जो थोड़ी देर पहले चाय लाई थी वो समाप्त हो गई। हमें नगिन पहुंचना है। नगिन जो नाना खेलों के लिए प्रसिद्ध है, अर्थात कश्मीर में एक जगह है उसका नाम है नगिन, जहाँ पे बहुत सारे खेल खेले जाते हैं। जो छोटी सी स्वच्छ जल की झील है जहाँ पे हम झील में उतर सकते हैं, जिसमें युवक युवतियां तैरते हैं, नाव खेते हैं। हम आत्मविस्मृत सा कहीं का कहीं पहुंच जाता हूँ। मैं आत्मविस्मृत सा जो है कहीं का कहीं पहुंच जाता हूँ। अर्थात नवीन झील के बारे में उन्होंने जो देखा था या सुना था वो बता रहे हैं कि मैं आत्मविस्मृत सा जो है कहीं का कहीं पहुंच जाता हूँ। उस दिन संध्या हो आई थी। नगिन के तट पर क्लब में कश्मीर का लोक संगीत मुखरित हो रहा था। अर्थात शाम के समय जब मैं वहां पे पहुंचा तब वहां पे नगिन के तट पर जो है कश्मीर का लोक संगीत वहां पे बज रहा था। पर मैं देख रहा था कि नगिन के जलों को जो संगीत की मधुर ध्वनि से स्तब्ध हो आया था। कभी कोई रोमानी युवक या युवती नाव लेकर आते, मादकता से खिलखिलाते। रोमानी युवक युवती मतलब विदेशी पर्यटक जो है वहां पे आते रहते हैं और वो अपने आप में ही वहां पे खिलखिलाते रहते हैं। तब मैं जैसे उसकी आत्मा की तरह वह भी प्रेम की सिहरन से तरल हो उठती है। सहसा एक मित्र बोल उठे थे, मैं मानसबल गया था, क्या गरिमा है उसकी। अर्थात मानसबल भी एक वहां का स्थान है, और वो मित्र बोल रहे हैं कि वहां की क्या गरिमा है। चारों ओर ऊंचे धवल शिखर राजसी मुद्रा में खड़े हैं, मानो उसकी स्वच्छता और सुंदरता को निहार रहे हो। अर्थात चारों तरफ से घिरे हुए जो वहां पे राजसी मुद्रा में जो शिखर, धवल शिखर मतलब बर्फ से ढके हुए जो पर्वत जो है वहां पे खड़े हैं, मानो उसकी स्वच्छता और सुंदरता को निहार रहे हो। छू न सकते हो कि कहीं वह मैली न हो जाए। अर्थात वो झीलें या वो जो हिम शिखर जो है वो इतने सुंदर है कि अगर छूने से भी वहां पे वो गंदे हो सकते हैं। वह सबसे गहरी है, उसकी हरित नील जल से अद्भुत सौंदर्य प्रदान करती है। सूर्यास्त की फोटोग्राफी के लिए वह एक आदर्श जगह है। उसका सूर्यास्त प्रकृति को स्तब्ध कर देता है। अर्थात वहां पर बहुत सारे पर्यटक जब आते हैं तो सूर्यास्त के समय वहां पर ही फोटो निकालते हैं, और वो एक सुंदर जगह जो है फोटो निकालने के लिए है। मैंने भी मानसबल को देखा है, फिर भी मैं उस वर्णन से गदगद हो उठता हूँ, और उसी क्षण मुझे शेषना की याद हो आती है। लगभग 12,000 फुट की ऊंचाई पर हरित वर्णी झील में जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश नामधारी 3 धवल शिखर झांकते हैं तो पृथ्वी और अंबर दोनों मचल उठते हैं। मैं उसे देखता ही रह गया था। सोच रहा था वर्ष के अधिकांश भाग में
ठंड के बर्फ के नीचे ये अपने रूप को कैसे संजोए रखती है, और वह पवित्र गांधार बल भी तो इतनी भी ऊंचाई पर हर मुख की ढलानों पर स्थित है, और सबसे बड़ी पहाड़ी झील कौसर नाग भी इतनी ही ऊंचाई पर है। उसमें बर्फ के तौंदे तैरते रहते हैं और वो ऋतु अनुसार रंग बदलते रहते हैं। अर्थात साल के 8 महीने, लगभग 8-9 महीने जो है वहाँ पे ये पर्वत शिखर जो है हिम से ढके हुए होते हैं, बर्फ से ढके हुए होते हैं। तो वो किस प्रकार अपने आप को संवारते होंगे, किस प्रकार अपने आप को सुंदर रखते होंगे, ये बातें थोड़ी सी लेखक को वहाँ पे महसूस हो रही है। मैं तैयार हो रहा हूँ और इन पूर्व परिचित झीलों के चित्र आंखों में उभर रहे हैं। मुझे उलर की याद आती है, जो एशिया में सबसे लंबी ताज़ा पानी की झील है। उलर नामक जो झील है, जो एशिया की सबसे लंबी ताज़ा पानी की झील उसको कहा जाता है। 15.5 मील और 5 मील के विस्तार में फैला हुआ उसका हरा भरा जल मन को गरिमा से भर देता है। उलर नामक झील का वहाँ पे विस्तार बताया गया है। 15.5 मील है और 5 मील उसका फैला हुआ जो हरा भरा जल मन को गरिमा से भर देता है। ऊपर शिखर पर चढ़कर देर तक देखता रहता था। संध्या धीरे धीरे उतर रही थी और हरितिमा का रंग और भी गहरा हो रहा था। सामने थी वेदकालीन प्रसिद्ध नदी वितस्ता, जो वेरी नाग से निकलकर धीर मंथर गति से घाटी को सींचती हुई उसे रूप देती है। अर्थात वहाँ पे हमारे वेदों में जिस नदी का वहाँ पे उल्लेख हुआ है, वो उस नदी का नाम है वितस्ता। वो वहाँ पे धीरे धीरे जो है आगे निकलकर धीर मंथर गति से घाटी को सींचती हुई वहाँ से आगे बढ़ती है, और वह कश्मीर का प्राण है। ऐसा कहा जाता है कि वो वितस्ता नदी जो है वो कश्मीर का प्राण है। वही वितस्ता उलर में आत्मसमर्पण पर लेकर मिलन की उत्तेजना नहीं, पर जब दूसरे किनारे से निकलकर वह आगे बढ़ती है, जैसे उलर का संसर्ग उसे गति भर देता है, वह मचल उठती है। किशोरी एक रात में ही युवती हो गई है। अर्थात वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। कुछ ऐसे स्थान है वहाँ पे ऐसा हो जाता है कि एकदम से वो मचल उठती है, और ऐसा कह सकते हैं कि एक रात में जैसे वो छोटी सी झील जो है या नदी जो है एकदम बड़ी हो गई, युवती हो गई है। अब्दुल्ला मुस्कुराकर कहता है, शिकारा भी आ गया साहब, जाइए ना, किनारे पर आपके साथी राह देखते होंगे। वो जो नौकर जो है वो लेखक को याद दिला रहा है। लेखक भाव विभोर हो गए दृश्य देखकर, और वो अब्दुल्ला कहता है शिकारा भी आ गया, अर्थात आपको चलने के लिए जो नाव आनी है वो भी वहाँ पे आ गई है, आपके साथी भी राह देख रहे हैं, आप तो कहीं खो गए हैं। मैं जैसे सिहर उठता हूँ, फिर मुस्कुराकर शीघ्रता से शिकार में बैठ जाता हूँ, जो धीरे धीरे डल पर तैरता हुआ किनारे की ओर बढ़ चलता है। आसपास और शिकारे हैं, उनमें किशोरिया है, बालक है जो सलाम करते हैं और मेरा उत्तर सुनकर हंस देते हैं। लगता है मानो झील खिलखिला पड़ी हो। अर्थात लेखक जो है देख रहे हैं कि उनके साथ साथ बहुत सारी शिकारे जो है वहाँ पे झील में चल रही है, और उसमें किशोरिया बैठी हुई है, बालक बैठे हुए, वो एक दूसरे को हाथ कर रहे हैं। तो ये प्रसन्न चित्त जो वातावरण है वो उसको देखकर लेखक बहुत ही भावविभोर हो गए। मैं मन ही मन उस मित्र को पुकारता हूँ, आओ भाई आओ, 2 क्षण की शांति के लिए ही यहाँ आकर देखो, ये झीलें तुम्हें संजीवनी भर देंगी। अर्थात जिस मित्र ने कहा था विदेश की झील को देखकर कि ऐसी झील कहीं देखी है, तो लेखक उसे पुनः एक बार पुकारते हैं, कहते हैं कि तुम्हें एक बार यहाँ पे आना होगा और जीवन की संजीवनी यहाँ से भरनी होगी। संजीवनी ही संघर्ष की शक्ति है। अर्थात ये संजीवनी ही अपने जीवन को संघर्ष के लिए तैयार करती है। झीलों से दृष्टि उठाओगे तो उपवन मृदु मधुर स्वर में तुम्हें पुकारेंगे। अर्थात जो वनों के जो वन है, अर्थात छोटे वृक्षों के जो वन है, वहाँ पे तुम्हें पुकारते हुए दिखाई देंगे। झरनों का संगीत तुम्हें आकर्षित करेगा, और गिरी शिखर और स्तब्ध कर देने वाली चरगाहें। सच तो यह है कि कश्मीर के कोने कोने में सौंदर्य बिखरा पड़ा है, सौंदर्य ने विद्रोह कर दिया है। अर्थात लेखक यहाँ पे इस यात्रा वर्णन को समाप्त करते हैं और कहते हैं कि
कश्मीर के कोने कोने में सौंदर्य जो है भरा पड़ा हुआ है और यहाँ पे कह सकते हैं कि सौंदर्य ने एक प्रकार से विद्रोह कर दिया है। विद्रोह मतलब सौंदर्य की वो सभी बातें वहाँ पे मौजूद है, अर्थात जिसको सौंदर्य की परिभाषा के अंतर्गत रखा जाता है, आपको सिर्फ उस सौंदर्य को निहारना है। अर्थात हम वहाँ पे देख सकते हैं कि एक प्रकार से सौंदर्य ने वहाँ पे विद्रोह कर दिया है। विद्रोह मतलब अपने सीमा से परे होकर अतिरिक्त रूप में वो सौंदर्य वहाँ पे बिलक पड़ता है। तो ये बातें थोड़ी सी इस प्रकार से विष्णु प्रभाकर जी ने झीलों का देश नामक इस यात्रा वर्णन के माध्यम से कश्मीर घाटी के बारे में वहाँ पे लिखी है। मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है। अगले लेक्चर में इनके द्वारा जो भी कुछ स्थानों के नाम आए हैं, जो भी कुछ वृक्षों के नाम आए हैं, साथ ही साथ इस रचना का जो भी कुछ आशय है, मैं आपको अगले लेक्चर में आपके सामने रखूँगा। तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।